नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगलवार का दिन उनके नाम रहा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। चूंकि ज्यादातर नेता हमारे यहाँ के आस्तिक और कर्मकांडी होते हैं, इसलिए वे इस दिन को किसी चमत्कार के रूप में ही देख रहे होंगे, जिसे संक्षेप में पुण्य प्रताप कहा जाता है। जो नहीं बन पाए वो उस ज्योतिष को खोज रहे होंगे जो कई दिनों से व्रत रखवा रहा होगा या पन्ना पुखराज पहनवा रहा होगा। जो बन गए उनके इलाके के लोग, ससुराल वाले, सगे संबंधी और चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ता तरह तरह की यादें साझा कर रहे होंगे कि ऐसे जिताए तो वैसे जिताए, कल तक तो उनको कोई पूछता नहीं था, पार्टी ऑफिस में यहाँ लेटे रहते थे। कोई कह रहा होगा कि देखिए भाग्य, देखिए फलाने जी मंत्री बन गए। ये सब हमारी देसी राजनीतिक अभिव्यक्तियां हैं जिसका मजा आपको टीवी में नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से इन तमाम भाग्यशाली लोगों को बिना शर्त शुभकामनाएं। कर्म पर भी आ रहा हूं इनके, लेकिन थोड़ी देर में। एंकर पत्रकार शपथ लेने वाले मंत्री को जाति और जाति से बनने वाले समीकरण के हिसाब से देख रहे थे। जैसे महेंद्र नाथ पांडे शपथ लेने आए तो कहा जाने लगा कि यूपी में ब्राह्मण चेहरा है। चर्चाकार भूल गए कि पहले से कलराज मिश्र और महेश शर्मा इसी कोटे से मौजूद हैं। महेंद्र नाथ को कुछ लोगों ने कहा कि कोई इन्हें जानता नहीं, बाद में पता चला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ से इनका नाता है। केशव प्रसाद मौर्य से पहले ब्राह्मण नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे। उनके अध्यक्ष बनने से क्या ब्राह्मण बीजेपी में नहीं आए जो महेंद्र नाथ पांडे को लाया गया। कई बार बहसों का पैमाना समझ नहीं आता। अगर यूपी चुनाव के लिए महेंद्र नाथ ब्राह्मण कोटे से बने हैं तो मोदी मंत्रिमंडल में पहले से इतने ब्राह्मण हैं कि उन्हें लेकर समीक्षा की जा सकती है कि ये दिग्गज ब्राह्मणों की अखिल भारतीय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनके रहते महेंद्र पांडे जैसों की जरूरत क्यों पड़ती है। कैबिनेट में ब्राह्मणों का जितना दबदबा है, अगर उसी का प्रचार किया जाए या उसका नक्शा ग्राफिक से दिखाया जाए तो यूपी में काम हो सकता है और सरकार का ऐसा ढांचा आपको दिखेगा जो समाज से काफी मिलता जुलता है। जैसे गृह मंत्री राजपूत, कृषि मंत्री राजपूत, वित्त मंत्री ब्राह्मण, रक्षा मंत्री ब्राह्मण, विदेश मंत्री ब्राह्मण, रेल मंत्री ब्राह्मण, स्वास्थ्य मंत्री ब्राह्मण, सड़क परिवहन मंत्री ब्राह्मण, रसायन व उर्वरक मंत्री ब्राह्मण, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री ब्राह्मण। अब मैं जाति क्यों बता रहा हूं इस पर मैं आऊंगा। तो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय, हालांकि सभी मंत्रालयों की गिनती नहीं की। 26 मई 2014 को शपथ लेने वाले मोदी मंत्रिमंडल के 24 कैबिनेट मंत्रियों में से आधे यानी 12 अपर कास्ट और 2 दलित कैबिनेट मंत्री बने। स्वतंत्र प्रभार वाले 10 मंत्रियों में से 5 अपर कास्ट के थे। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में एक भी दलित नहीं था। पहली बार शपथ लेने वाले कुल 46 मंत्रियों में से 20 अपर कास्ट, 13 ओबीसी, 6 अनुसूचित जनजाति और 3 दलित। पूरे कैबिनेट में 3 दलित मंत्री। इस बार जिस यूपी के लिए राज्य मंत्री बनाए गए हैं वहां से इनके बगैर अमित शाह ने लोकसभा की 80 सीटों में से 71 पर अपने उम्मीदवार जिता दिए थे। अब ऐसा क्या हो रहा है कि उस यूपी के लिए बीजेपी को दलित, ब्राह्मण और पिछड़ा, अति पिछड़ा करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 17 है। इन सभी पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे लोकसभा में। तब तो बीजेपी को कोई दलित चेहरे की जरूरत नहीं पड़ी, मोदी ही सबका चेहरा थे। क्या ये बदल गया है? बीजेपी के पास लोकसभा में सबसे अधिक 40 दलित सांसद हैं। आज जिन 19 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया उनमें से 5 दलित हैं, 2 आदिवासी हैं, ओबीसी हैं और ब्राह्मण बहुत कम हैं। मोदी मंत्रिमंडल के 27 कैबिनेट मंत्रियों में से जो मौजूदा सिर्फ 2 दलित सांसद हैं। एक दलित सांसद बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं जिनका नाम थावरचंद गहलोत है। दूसरे दलित सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से कबीना मंत्री हैं जिनका नाम रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान के पास खाद्यान्न उपभोक्ता मामले का मंत्रालय है। थावरचंद गहलोत जी के पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है। जुएल ओरांव जी के पास वो अनुसूचित जनजाति के हैं और उनके पास जनजाति मामलों का मंत्रालय, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। अब मेरा एक सवाल है, दलित सांसद हमेशा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ही क्यों बनते हैं? वे वित्त मंत्री क्यों नहीं बनते? वे विदेश मंत्री क्यों नहीं बनते? यह सवाल विधायक से लेकर सांसद बने दलितों को खुद से पूछना चाहिए, अपनी पार्टी से पूछना चाहिए और अपने मतदाता को भी बताना चाहिए। मतदाता को भी उनसे पूछना चाहिए कि आप समाज के नाम पर आरक्षित सीटों से जीत तो जाते हैं लेकिन राज्य मंत्री ही क्यों बनते हैं, और कैबिनेट बनते हैं तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ही क्यों बनते हैं। पहले से यह परिपाटी चली आ रही है। मौजूदा राजनीति और मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान ही इकलौता एक ऐसा नाम है जो दलित होते हुए कभी भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री नहीं रहे, जो बायोडेटा इनके इंटरनेट पर उपलब्ध है। कई सरकारों में मंत्री रहे पासवान, रेल मंत्री रहे हैं, श्रम मंत्री रहे हैं, संचार मंत्री रहे हैं, रसायन मंत्री व उर्वरक मंत्री रहे, इस्पात मंत्री रहे और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली इन्होंने। पासवान का इस मामले में रिकॉर्ड शानदार है।
उनसे पूछा जा सकता था, ये सवाल दिलचस्प होता, कि क्या उन्हें भी कभी ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया या वो इस मंत्रालय से कैसे बच गए। पिछले यूपीए सरकार में सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, 2 बार ऊर्जा मंत्री भी रहे। मीरा कुमार स्पीकर थी, मगर जब मंत्री थी तो सामाजिक अधिकारिता मंत्री थी। उनके पिता जगजीवन राम रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। मीरा कुमार जब स्पीकर बनी तो उनकी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बने। इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। खड़गे की काबिलियत का दुनिया को पता ही नहीं चलता अगर उन्हें लोकसभा में यह जिम्मेदारी ना दी गई होती। कहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय दलित नेताओं के लिए पार्किंग तो नहीं है, जहां तमाम प्रतिभाशाली दलित नेताओं की गाड़ी वहीं खड़े खड़े जंग खाने लगती है। मोदी सरकार को इस मामले में भी यह धारणा तोड़नी चाहिए कि दलित सांसद सिर्फ समाज कल्याण मंत्रालय के लायक होता है। यही हाल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों का भी हो जाता है। हाल ही में इलाहाबाद में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, तब पूर्व सांसद और बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा था कि संगठन को दलितों के साथ भोजन करने, मुलाकात करने के प्रतीकों और नारों से आगे जाना चाहिए। पार्टी को अंबेडकर और कांशीराम के योगदानों को सम्मान देने से ज्यादा उससे आगे निकलकर दलितों को समझना होगा। बीजेपी ने जिन 5 दलित सांसदों को राज्य मंत्री बनाया है अलग अलग राज्यों से, क्या उन्हें छवि और प्रतीकों के इन खांचों से अलग देखा जा सकता है? मंत्रालय के वितरण से इस सवाल को और करीब से देखा जा सकेगा। इस वक्त प्रस्तावना पढ़ते समय तक मुझे मंत्रालय के वितरण की जानकारी नहीं है, ना ही घोषणा हुई है। हालांकि सरकार ने मीडिया से यही कहा कि इन मंत्रियों के चयन को जाति और धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। उनका चयन अंग्रेजी वर्णमाला के 5वें वर्ण ई के हिसाब से किया गया है। 3 ई बताए गए: एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड एनर्जी। पेशेवर के अनुभव के आधार पर पीपी चौधरी राज्य मंत्री बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में 40 साल वकालत कर चुके हैं। सुभाष राम राव भामरे साहब हैं, कैंसर सर्जन रहे, डॉक्टर हैं। एमजे अकबर वरिष्ठ संपादक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल आईएएस अफसर रहे हैं और श्रेष्ठ सांसद भी का खिताब भी इन्हें मिला है। अनिल माधव दवे ने हिंदी में कई किताबें लिखी हैं, यह सरकार की तरफ से बताया गया है। अनिल माधव की किताब शिवाजी और सूरज अमेजन पर उपलब्ध है। एमजे अकबर को मंत्री बनने पर विशेष रूप से पत्र बधाई। वो पत्रकार रहे, कांग्रेस से सांसद बने, फिर पत्रकार रहे, फिर बीजेपी के प्रवक्ता बने, फिर बीजेपी के सांसद बने और अब मंत्री बने। सोशल मीडिया पर अकबर के पुराने लेखों को शेयर कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया पर कई लोग दूसरे पत्रकारों को टारगेट करते हैं कि आपकी ये बात बताती है कि आप फलां पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं, पत्रकार नहीं। अकबर से पहले कई दलों ने कई अखबारों के मालिकों को राज्यसभा भेजा। मालिकों के साथ साथ पत्रकारों ने भी अपना जुगाड़ किया। ये अकबर के पहले प्राचीन काल में भी हुआ, अकबर के समय में भी हो रहा है और अकबर के बाद के अत्याधुनिक काल में भी होगा। फिर भी कोई राजनीति और पत्रकारिता के संबंधों पर बहस करना चाहता है तो पहले जाकर वो सारे ट्वीट डिलीट करे जो उसने ऐसे सवाल दूसरे पत्रकारों से किए हैं। सोशल मीडिया पर टारगेट होने वाले पत्रकार अकबर साहब को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। एमजे अकबर ने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबें इनकी पसंद भी की जाती हैं। राइट आफ्टर राइट और नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया। मैंने अकबर की कोई किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए नहीं बता सकता कि नेहरू वाली किताब में आलोचना है या समालोचना या फिर वंदना। सरकार की तरफ से बताया गया है कि कई राज्य मंत्रियों का चयन राज्यों में मंत्री और विधायक रहने के अनुभव के आधार पर भी किया गया। फगन सिंह कुलस्ते और विजय गोयल वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे और इसी अनुभव के आधार पर मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। इन दोनों का 12 साल पहले का अनुभव जरूर कुछ खास रहा होगा कि 12 साल बाद भी ये राज्य मंत्री ही बने। मीडिया को बाकायदा बताया गया कि मंत्री बनने का आधार कार्य क्षमता है, ना कि जाति और धर्म। ये विशेष रूप से लिखा हुआ है। आजकल इस कैटेगरी के लिए सोशल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, इसलिए इसमें भी हमें बताया गया कि सोशल डाइवर्सिटी के तहत कैटेगरी में ये जाति और धर्म का नाम आता है कि कितने दलित और कितने मुसलमान मंत्री बने हैं। ये बताया गया है, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी के नाम से बताया गया है। तो हम भी बता देते हैं कि वो क्या है। 2 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 2 अल्पसंख्यक, 2 महिला को मंत्री बनाया गया। 10 राज्यों से 19 मंत्री बनाए गए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी सरकार ने जब शपथ ली थी तब खूब बातें हुई थी इसकी, और कई मंत्रालयों को मिलाकर नया मंत्रालय बनेगा, ऐसी भी चर्चा होती थी कि सरकार का आकार अब छोटा होने वाला है। गठबंधन की मजबूरियों के दबाव से मुक्त एक पेशेवर सरकार, जिसे टीम इंडिया के रूप में कहा जाता है, वैसा कुछ बनेगा। नियम के अनुसार
82 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी एक बार 78 मंत्री हो गए थे, जबकि वो गठबंधन की सरकार थी। ये भी गठबंधन की सरकार है, मगर जो संदेश पहले दिया गया था उसकी जगह कुछ और चला जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में भी 78 मंत्री हो गए। 19 राज्य मंत्रियों के लिए विस्तार हुआ। इनमें से 6 राज्य मंत्री राज्यसभा के हैं, 13 लोकसभा के हैं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि क्या बात करें। हमारे साथ अखिलेश शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हैं, सुनीता एरन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, विद्या सुब्रमण्यम जी हैं, आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करती रही हैं हिंदू अखबार के लिए, आप चेन्नई से हैं। अभय कुमार दुबे हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं यहाँ पर, और अखिलेश शर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में मिल जाएंगे। अभय जी, राज्य मंत्रियों का इतना बड़ा जखीरा एक साथ जो पेश किया गया है, क्या आपको वाकई लगता है कि ये एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और एनर्जी का कुछ नया समीकरण है? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था, तो उसके बाद उसकी एक आलोचना जो लगभग सभी क्षेत्रों की तरफ से आई थी वो ये थी कि इस मंत्रिमंडल में प्रतिभा की कमी दिख रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस आलोचना से सहमत हैं। इसलिए उन्होंने इस आलोचना की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि ये जो उन्होंने तमाम राज्य मंत्री, इसमें 19 राज्य मंत्री दाखिल किए हैं अपने, और एक पहले से जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे उनकी पदोन्नति की है, उनको कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया है। तो इन 19 मंत्रियों में एक दो मंत्रियों को छोड़ के, जैसे कि एस अहलूवालिया हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनको पहले से प्रशासनिक अनुभव है और वो एक वरिष्ठ राजनेता हैं। वरना बहुत से मंत्री तो ऐसे हैं जिनकी हैसियत अपने अपने इलाकों में एक सांसद से भी अधिक नहीं है, और उनको किसी भी किस्म का राजनीतिक अनुभव और प्रशासन का अनुभव नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ मंत्री बहुत ही शानदार मंत्री निकले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनके अंदर ऐसी प्रतिभा साबित हो जिसको अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और जो उसे भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने और प्रधानमंत्री ने उसे देख लिया हो, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी पहली नजर में देखने से नहीं लगता कि 19 मंत्रियों के आगमन से इस मंत्रिमंडल में प्रतिभा की कमी की भरपाई होगी या अनुभव की कमी की भरपाई होगी। खुद प्रधानमंत्री ने उनसे पहली मुलाकात में कहा है कि आप जल्दी जल्दी काम सीखिए, आप 1 महीना लगा के, दिल लगा के काम सीखिए, अपना स्वागत समारोह बाद में करवाइए। इसका सीधा मतलब है प्रधानमंत्री को भी पता है कि इन्हें दरअसल मंत्री पद का कामकाज कैसे होता है, इनको ये भी नहीं पता है। वो पहली बार बने हैं। हाँ, पहली बार बने हैं। इसका मतलब यह है कि उनको प्रशासनिक की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको बहुत अच्छा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति ये है, इसलिए वो आलोचना जो शुरू में की गई थी कि इस मंत्रिमंडल में दरअसल प्रतिभा की कमी है, और जिसको आप खेल की दुनिया में बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, मतलब जो कि हमारे पास बदलू खिलाड़ी बैठे हुए हैं, हम जब चाहेंगे अगर हमारा दूसरा खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होगा तो उसकी जगह हम पेश कर देंगे। तो ऐसे बदलू खिलाड़ियों की भी बहुत कमी है। दूसरी बात, अभी आप शायद दोबारा पूछें, ये आपने जो दलित राजनीति के ऊपर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है, हाँ, कि वो तो क्यों बनते हैं ये सामाजिक अधिकारिता, उसका बहुत बेहतरीन जवाब कांशीराम ने अपनी पुस्तक चमचा युग में दिया था। अच्छा, कि ऐसा क्यों होता है। एज ऑफ कांशीराम ने एक पतली सी किताब लिखी है जिसका शीर्षक है एज ऑफ साइकोफेंट्स। तो उसमें कांशीराम का तर्क ये था कि चूंकि ये मिले जुले निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं और दलितों के लिए पृथक मतदाता मंडल नहीं दिया गया पूना पैक्ट के तहत, इसलिए जो भी दलित यहां से चुनकर आता है वो दलितों में अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनकर नहीं आता, वो दरअसल गैर दलितों में और खासतौर से ऊंची जाति के मतदाताओं के बीच में अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनकर आता है। तो उनकी उपयोगिता हल करता है, वो कभी भी दलितों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ये कांशीराम की आलोचना थी। इसलिए हमेशा कहते थे कि इन मतदाता मंडलों से जो भी नेता निकलेगा। कल ही रात को ये अकेला ने 80 और 85 के बीच में कांशीराम के किसी पत्रिका में उनके भाषणों और उनके चर्चाओं के कवरेज को एक संकलित किया, तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें 80 के दशक में कांशीराम कह रहे हैं कि हमारे दलित ग्रेजुएटों की संख्या इतनी लाख हो गई है, अफसरों की संख्या इतनी लाख हो गई है, तो आज हम पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हैं जहां हम अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो 80 के बाद ये 2016 का साल है, तो अब तो बहुत सारे दलित इसका काबिल होंगे। जिस तरह से अर्जुन मेघवाल हैं, वो IAS अफसर हैं, वो काबिल आदमी हैं, श्रेष्ठ सांसद भी रहे हैं, चुने गए हैं, अच्छा बोलते भी हैं, ठीक है, ये इनकी अपनी छवि। अब क्षेत्र में क्या इनका समीकरण है और साख है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस तरह का, तो ये जो दलित नेता हैं ये एक स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनते हैं? अगर आप पासवान को छोड़ दीजिए, पासवान के पास एक इतिहास है इसलिए वो बन जाते हैं। मेरा कहना है कि जब तक राजनीति के ऊपर ऊंची जातियों का वर्चस्व रहेगा, जो कि अनकहा और अनलिखा होता है, जिसकी घोषणा नहीं की जाती, जैसे अभी आपने बताया कि सारे
महत्वपूर्ण जितने मंत्रालयों भी में, महत्वपूर्ण सारे मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय में ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं। जात पात की शिकायत वही लोग करते हैं। जब तक ये वर्चस्व रहेगा तब तक दलितों को एक मातहत स्थिति ही दी जाएगी। उनकी हैसियत जो है वो हैसियत कभी उनके बराबर नहीं होगी। अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मायावती का दबदबा है वो दबाव डालता है कि दूसरी जातियां दलितों के वर्चस्व में आए। ठीक है, इसलिए वहां पे स्थिति भिन्न है। ठीक है। विद्या जी और सुनीता जी, मैं आ रहा हूं, मैं अखिलेश के पास जाना था। मतलब अखिलेश, मेरा एक सवाल है आपसे कि 19 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ये मैंने ऐसा कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं देखा राज्य मंत्रियों के लिए। अगर आप अपवाद स्वरूप प्रकाश जी को छोड़ दें, हालांकि चर्चा तो पीयूष गोयल वगैरह की भी हो रही थी कि वो लोग भी प्रमोट होने वाले हैं, अगर प्रकाश जी को छोड़ दें, प्रकाश जावड़ेकर जी को, तो ये राज्य मंत्रियों के लिए इस तरह के विस्तार से क्या इनके पास बहुत काम होता है? सरकार का आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में कुछ ये झलक आपको इसमें कुछ दिखाई देता है क्या? देखिए रविश, एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि जो आने वाले जितने भी चुनाव हैं सबके लिए अभी से ही रणनीति तैयार कर लेना। ये लग रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की छाप इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर है और जो उनकी रणनीति रहती है हमेशा चुनावों के लिए तैयारी हमेशा से करके रखी है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये जो राज्य मंत्रियों की फौज तैयार की गई है, इसका दरअसल मकसद यही है कि सीधे सीधे सरकार की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी और चीज पर निर्भर न रहा जाए, बल्कि इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लास्ट पॉइंट डिलीवरी की जहां तक बात होती है, लास्ट पॉइंट कम्युनिकेशन की बात अब उन्होंने सोची है कि वहां तक बात जो पहुंचाने का जिम्मा है वो इन्हीं मंत्रियों के हवाले कर दिया ये जाए। मंत्री हैं या सरकार की प्रचार गाड़ी है? मुझे ये लगता है कि सरकार की प्रचार गाड़ियां तो हैं। सरकार तो अलग से अरबों रुपए खर्च कर ही रही है विज्ञापन के लिए, अब प्रचार के लिए मंत्री भी रख रही है। बिल्कुल, आपको हमें ये लग सकता है कि दिल्ली में कि हम इन्हें नहीं जानते, मगर उनको ये लगता है कि जहां जिस राज्य से इनको उठाया गया है वहां पर एक तो वो जो उनके जो क्षेत्रीय क्षेत्र आज की तारीख में है ये उनके साथ उनकी पटरी नहीं बैठती, तो जो आंतरिक समीकरण है वो भी एक तरह से साध लिए गए, उनको भी संकेत दे दिया गया, संदेश दे दिया गया। दूसरी बात ये कि जब भी चुनाव आगे होंगे तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह कि अगर आप अपने आसपास इस तरह के राज्य मंत्रियों की फौज रखेंगे तो जाहिर है कि हम देश को जो है एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जा चुके हैं, जिस तरह की सरकार का यह कामकाज देखने को मिल रहा है। ये लग रहा है कि सारे जो फैसले होते हैं, जाहिर है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, मगर अभी तक ये होता आया था कि मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में दूसरे मंत्रियों के भी कद ऊंचे होते थे, उनको भी जिम्मेदारियां दी जाती थी, मगर शायद इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। तो सारे फैसले हैं उनकी जो कमान है वो पीएमओ से होती है, और जो राज्य मंत्री हैं खासतौर से उनका काम इसी तरह से किया जाएगा। अभी तक जो राज्य मंत्रियों के कामकाज का रिकॉर्ड रहा है, कुछ मंत्रियों को अगर छोड़ दें तो उनके बजाय बाकी जो हैं वो पृष्ठभूमि में रहते हैं, नेपथ्य में रहते हैं। और जैसे रमाशंकर कथीरिया जिनको कि ड्रॉप किया गया है, लंबे समय तक उनका विवाद अपनी सीनियर मंत्री से चलता रहा, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से, कि उनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसको लेकर के तमाम तरह की खबरें भी आती रही हैं। तो ये जो रिकॉर्ड रहा है राज्य मंत्रियों को काम देने का, ये कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये बात जरूर है कि एक पहल इस सरकार ने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि हर महीने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है, मंत्रियों से, राज्य मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है, उनके साथ सीधा संवाद किया जाता है। मगर जो हकीकत वो ये है कि आने वाले चुनाव के लिए पूरी सरकार को एक बड़ी मशीनरी के तौर पर तैयार किया जाए और जिसका कि इस्तेमाल संगठन कर सके। मुझे इस पूरी मंत्रिपरिषद के विस्तार की कवायद के पीछे यही मकसद दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं अखिलेश कि ये जो फैसला है, हम आमतौर पे ये जानते हैं कि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन वो कई लोगों से चर्चा करते हैं, ये उस विशेषाधिकार का हिस्सा भी है कि अपने विवेक का विस्तार करें और कई लोगों से चर्चा करें। लेकिन अमित शाह के यहाँ सारे मंत्री हाजिरी दे रहे थे, वहाँ से सब कुछ तय हो रहा था। इसमें क्या सामान्य बात है और क्या असामान्य बात है? देखिए, राजनीति जो है वो संदेश देने की एक बहुत बड़ी कला है। अब ये जो संदेश इस पूरी कवायद से दिया गया है वो ये संदेश है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर है तो वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हैं। क्योंकि अगर हमने पहली बार जब कवायद होते हुए देखी थी मंत्रिपरिषद के गठन की 26 मई 2014 को, तब यही दृश्य दोहराया गया था गुजरात भवन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने से पहले आए थे और वहां पर एक एक करके जो लोग बुलाए गए थे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसके बाद खबर चलने लगी थी कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको मंत्री बनाया जाएगा।
वही कवायद 2 साल बाद रिपीट की गई है 11 अकबर रोड पर, जहां पर कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का घर है। वहां पर लगातार सुबह से ही उन सभी मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने कि आज शपथ ली है। तो ये सारे 19 मंत्री जो है उनमें से अधिकांश वहां पर गए और बिल्कुल उससे साफ संदेश गया कि अमित शाह जो है वो पूरे इस कवायद के पीछे हैं। जैसा मैंने कहा कि वो एक बड़ी मशीनरी के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और जाहिर है कि इसके पीछे सोच भी उन्हीं की है। आज जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो रवीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे नंबर पर अगर कोई बैठे हुए थे तो वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह थे। हालांकि उसके क्रम का कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से भी कुछ अपने एक मायना होता है, मगर संदेश जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसमें यह भी ये नहीं भूलना होगा कि ये जो कवायद पूरी हुई है इसमें सरकार और संगठन का एक जबरदस्त सामंजस्य और तालमेल देखने को मिला है, यानी जो पार्टी चाहती थी सरकार में बिल्कुल वैसा ही किया गया है। ठीक है विद्या जी, हम ये जानना चाहते हैं, अभी अखिलेश ने कहा कि सरकार को एक चुनाव की मशीनरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और मंत्रियों को एक संदेशवाहक के रूप में राज्य मंत्री इतनी संख्या में रखे गए हैं। नजदीक के चुनाव तो पंजाब है हमारे सामने और उत्तर प्रदेश है, पर आपको लगता है कि जहां से खुद प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, जहां से गृह मंत्री चुनकर आते हैं, जहां से उमा भारती चुनकर आती हैं, मंत्रियों की कोई कमी नहीं है, वहां से 3 राज्य मंत्री बनाकर बीजेपी ने कोई बहुत चुनावी प्रचार की कोई रणनीति बना दी हो? आपको उत्तर प्रदेश के चश्मे से कुछ ऐसा लगता है मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो राज्य मंत्री होते हैं उनके पास अक्सर कुछ काम ही नहीं होता है। यही कंप्लेंट हम बार बार सुनते हैं, हर गवर्नमेंट में यही सुनते हैं कि राज्य मंत्री कभी एक होता है, 2 होते हैं, दोनों के पास काम नहीं होता है, वो कंप्लेंट करते रहते हैं। इसलिए उनको काम इस समय वो क्या काम करेंगे ये तो क्लियर नहीं है। कुछ काम मिलेगा भी, वो भी कुछ डाउटफुल है। जहाँ तक प्रचार की बात है, आपने ठीक कहा, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, अमित शाह खुद हैं, आप तो जानते हैं 2014 में अमित शाह ने किस तरह प्रचार किया था, वेस्टर्न यूपी में क्या क्या कहा उन्होंने। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते वगैरह वगैरह। और मोदी जी खुद हैं, वो तो आपको पता है कितने सारे रैलीज करने वाले हैं, कुछ 150, 200 कुछ भी कर सकते हैं वो रैलीज। तो इन तीनों मंत्री जो है वो करेंगे क्या? तो ये तो कुछ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। ठीक है सुनीता जी, यूपी से मैं आंकड़ा देख रहा था कि 17 जो आरक्षित जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, सभी पर बीजेपी विजयी रही लोकसभा में। और अच्छा एक सेकंड में जाता हूं, मैं ये सवाल पहले पूछ लेता हूं। मंत्रियों की सूची आ गई है कि कौन किस किस मंत्रियों को बनाया गया, तो उससे और पर मैं जानना चाहता हूं कि दलित राजनीति के संदर्भ में जो कृष्णा राज हैं वो किस तरह से वहां के समीकरणों को प्रभावित करती हैं, किस तरह से उसमें एनर्जी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस डालती हैं वहां की राजनीति में, या महेंद्र पांडे जी वहां के अपर कास्ट की राजनीति में? देखिए, अभी तक जो बात हो रही थी कि आप लोग बात कर रहे थे स्टेट मिनिस्टर्स के पास कोई काम नहीं होता है, तो हमने यूपी में जब 90 और 100 का मंत्री परिषद देखा था तो कुछ मंत्री ऐसे थे जिनके पास कोई फाइल भी नहीं जाती थी। बट बात ये नहीं है कि ये मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, हर कास्ट की आज की तारीख में एस्पिरेशंस हैं। अगर आप देखें, जब से मायावती जी आई हैं, आपके एक्टिव हुई हैं, तब से उन्होंने खुल के कहा है कि हम ब्राह्मणों को इतना % हमारे मंत्री परिषद में है, हम ठाकुरों को इतने परिषद को करते हैं। तो अब आज हर जाति चाहती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, और ये काम हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत ब्रेजनली करती है। उसमें उनको कोई संकोच नहीं है कि हम जाति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने बात करी कृष्णा राज की, तो देखिए इस चुनाव में ये बड़ा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दलितों को अपनी तरफ, स्पेशली जो मायावती जी की जाति के नहीं है, उनको अपने साथ लाना चाहते हैं। कृष्णा राज एक काफी जुझारू लेडी हैं, पासी हैं और फायर ब्रांड भी हैं, एग्रेसिव भी हैं और अपने एरिया में काफी जानी जाती हैं। बट स्टेट लेवल पे उनका कोई, कभी आज तक उनका कोई प्रोजेक्शन ही नहीं हुआ है। शायद ये पहली बारी उनको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे अब की बारी वो आ रही हैं।